नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। जश्न आजादी में डूबा देश, पीएम मोदी ने 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से फहराया तिरंगा। सेकुलर कोड रिफॉर्म, महिला अत्याचार, करप्शन, हर मुद्दे पर बोले पीएम मोदी। विकसित भारत 2047 का रखा रोड मैप। लाल किले से पीएम के प्रहार से विपक्ष में हलचल। पीएम मोदी के यूसीसी वाले बयान पर भड़का विपक्ष। कांग्रेस बोली ये विभाजनकारी भाषण, साथ ही कई नेताओं ने भी उठाए सवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर नहीं हुआ ध्वजारोहण, ट्वीट कर सुनीता केजरीवाल ने बताया तानाशाही। आप नेताओं ने भी दी प्रतिक्रिया। कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस में सीबीआई का एक्शन तेज, कई डॉक्टरों से सीबीआई ने की पूछताछ। तो वहीं देर रात हुई अस्पताल में तोड़फोड़ मामले में कईयों को किया गया गिरफ्तार। कल बीजेपी करेगी चक्का जाम। बांग्लादेश में शोक दिवस पर भारी बवाल, शेख हसीना के घर के पास आवामी कार्यकर्ताओं को जमकर पीटा गया, कई गाड़ियां फूंकी गई, फिर से भड़क उठी हिंसा। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात जश्न आजादी की। आज हमारा देश भारत 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 11वीं बार लाल किले से तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया। अपने भाषण में विकसित भारत 2047 का रोड मैप रखा। 58 मिनट के लंबे अपने भाषण में पीएम मोदी ने सेकुलर कोड रिफॉर्म, महिला अत्याचार, करप्शन और मेडिकल एजुकेशन से लेकर नई शिक्षा नीति का भी जिक्र किया। पीएम ने आज मेडिकल के छात्रों के लिए एक बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में हम मेडिकल की 75,000 नई सीटें बनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से साफ कर चुके हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर भी पीएम ने एक्शन की बात कही। साथ ही पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर पीएम नरेंद्र मोदी ने खुलकर बात की। तो वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी वकालत की। उन्होंने इसे नई शब्दावली के साथ पेश करते हुए कहा कि देश को अब सेकुलर सिविल कोड की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से कम्युनल सिविल कोड रही, अब देश को सेकुलर सिविल कोड मिलना ही चाहिए। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी का लाल किले से भाषण, क्या कुछ रही मुख्य बातें? देखिए, सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री मोदी ये जो 240 सीटों के बाद पहली बार लाल किले के प्राचीर पे आए, तो ही वांटेड टू प्रूव कि वो पहले जैसे थे आज भी वैसे ही हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा रहा है, 3 एजेंडे, 2 पूरे हो गए, राम मंदिर और 370, एक जो बचा हुआ था, आज उस पे उन्होंने खुल के बात रखी। भाषण सबसे अब तक का लंबा और सबसे ज्यादा एग्रेसिव। ये एग्रेसिवनेस इसलिए भी जरूरी थी कि आप विपक्षियों को मौका ना दें कि उनके भाषण के बाद कांग्रेस पार्टी ये ट्वीट कर सके कि ये 240 का भाषण था, 303 का भाषण नहीं था। प्रधानमंत्री कमजोर हो गए और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की, बल्कि चौके छक्के लगाए। कह दिया कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये संविधान के द्वारा ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हिंदुस्तान में लेकर के आए। लेकिन सबसे बड़ी बात, जहां विपक्षी मौलवी मौलाना गैंग को मिर्ची लगने वाली है, वो बात थी कि उन्होंने कहा कि अभी जो सिविल कोड की व्यवस्था है वो दरअसल कम्युनल सिविल कोड है। उन्होंने वर्ड जो इस्तेमाल किया, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, उन्होंने कहा कि अब देश को एक सेकुलर सिविल कोड की आवश्यकता है। तो एक बहुत बड़ी लाइन प्रधानमंत्री ने खींच ली है। और सबसे बड़ी बात, लाल किले से प्रधानमंत्री जो कुछ कहते हैं उसको तो डेफिनेटली वो पूरा करते हैं। और इसलिए
ये कहा जा सकता है कि आज के भाषण का जो सबसे मुख्य बिंदु, बाकी बातें जो वो करते आ रहे हैं पिछले 10 साल से कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है, परिवारवाद खत्म करना है, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, और एक और बात कि जो हिंदुओं के साथ जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है उस मुद्दे को भी उन्होंने उठाया। तो प्रधानमंत्री ही वॉज एट हिज बेस्ट, और उन्होंने फिर से साबित किया कि वो कुर्सी, चुनाव, राजनीति अपनी जगह पे है, लेकिन उनकी जो विचारधारा के प्रति कमिटमेंट है वो जरा सा भी डगमगाया नहीं है, भले सीट 240 हो। जी, तो हर बार की तरह इस बार भी पीएम मोदी का भाषण जबरदस्त रहा। पीएम ने विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया और विपक्षी पार्टियों को नसीहत भी दे डाली। पर पीएम मोदी के भाषण के बाद विपक्ष ने पीएम मोदी के बयानों पर सवाल उठा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूसीसी लागू करने वाले बयान पर विपक्ष सबसे ज्यादा हमलावर आज नजर आया। विपक्ष का कहना है कि यह विभाजनकारी भाषण है। सेकुलर सिविल कोड पर कांग्रेस नेता विवेक तनखा ने कहा कि मैं उनके स्पीच से संतुष्ट नहीं हूं। यूसीसी तो पहले से सेकुलर है, पहले संविधान की रक्षा तो कर ले, फिर वन नेशन वन इलेक्शन की बात करे तो अच्छा होगा। ये विभाजनकारी भाषण है। तो वहीं सलमान खुर्शीद ने भ्रष्टाचार के मामले पर कहा कि उन्होंने अभी तक विपक्ष पर कार्रवाई तो की है, वो अपनी पार्टी के नेताओं पर कब कार्रवाई करेंगे। तो वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी बहुत सारी बातें कही जो उनके मुंह से शोभा नहीं देती। इसके अलावा सुप्रिया सूले ने कहा कि ये बीजेपी नहीं एनडीए की सरकार है, इसलिए पीएम मोदी सेकुलर सिविल कोड की बात कर रहे हैं। साथ ही विपक्ष के कई नेताओं ने पीएम मोदी के भाषण पर आपत्ति जताई है। विपक्ष के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मुझे आश्चर्य है कि लाल किले के कार्यक्रम के बाद कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में झंडा फहराया गया और कांग्रेस पार्टी की भाषा क्या हो गई है। वो ये कह रहे हैं कि संविधान को बचाने के लिए हमें बलिदान देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मतलब आप हिंसा करना चाह रहे हो? देश की आजादी में कई सारे लोगों ने कुर्बानी दी, अब वक्त आ गया है कि हमें बलिदान देना होगा। कौन देगा बलिदान? कौन बलिदान देगा और किस चीज के लिए? ये विवेक तनखा हो, सलमान खुर्शीद हो और तमाम इस तरह के लोग ये उल्टी गंगा बहा रहे हैं। राहुल गांधी को कोई आदमी बताए तो लाल काली डायरी लेकर के घूमने से संविधान की रक्षा नहीं होती। संविधान के अंदर जो चीज लिखी हुई चीजें हैं उसके प्रति आपका कमिटमेंट ही संविधान की रक्षा का वो मापदंड बनेगा। लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो आर्टिकल 44 है उसके ऊपर अक्षरशः सरकार कायम है और उसको पालन करेगी। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश के अंदर हो, ये कहता है। ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस की गिनती में 42 के बाद सीधे 45 आ जाता है। जो आपको पसंद है संविधान के अंदर वो संविधान, और संविधान के अंदर जो आपकी राजनीति, इनफैक्ट घटिया राजनीति, वोट बैंक राजनीति के लिए जरूरी नहीं है, तो उसमें आप ब्लाइंड हो जाते हो। तो ये जो ब्लाइंडनेस है कांग्रेस पार्टी का और इस तरह के जो बयान अध्यक्ष के द्वारा दिए जा रहे हैं कि हमें बलिदान देना होगा, इसका मतलब साफ है कि वो बांग्लादेश जैसी स्थिति क्रिएट करना चाह रहे हैं। जी, तो पीएम मोदी के भाषण से विपक्ष संतुष्ट नजर नहीं आया, तो वहीं पूरे देश भर में पीएम की स्पीच की तारीफ हो रही है। आज अलग अलग राज्यों से स्वतंत्रता दिवस की बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आई, पर अफसोस दिल्ली के सीएम आवास में आज झंडा नहीं फहराया जा सका, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोपों में दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में बंद है। अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर ध्वजारोहण नहीं हो सका है, जिस पर
सुनीता केजरीवाल का बयान सामने आया। केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि दिल्ली में सीएम आवास पर पहली बार ध्वजारोहण नहीं हुआ, ये बहुत अफसोस की बात है। ये तानाशाही एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में रख सकती है, लेकिन दिल में देश प्रेम को कैसे रोक पाएगी। सुनीता केजरीवाल ने दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी के सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट को शेयर करते हुए ये सारी बातें लिखी है। कितनी बुरी बात है कि किसी मुख्यमंत्री के आवास पर झंडा नहीं फहराया जा सका, लेकिन सुनीता केजरीवाल कह रही है कि ये तो तानाशाही है। भाई तानाशाही का मतलब समझती है ये लोग, और झंडा नहीं फहराया गया, खुद फहरा दी होती, क्यों सी बड़ी बात है। भाई हर जगह सेरेमनी होना जरूरी है, मुख्यमंत्री का तो बाहर आना जरूरी है, तभी तो वो झंडा फहरा सकता है। कैलाश गहलोत ने फहराया, अब उसके लिए चिंता नहीं हो रही आपको। आपके पति जेल हैं क्योंकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप है। आपके पति जेल हैं, उसका मतलब ये नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी ने भेज दिया है, वो कोर्ट के आदेश से जेल के अंदर है। आपके पति जेल के अंदर इसलिए हैं क्योंकि उनके ऊपर घोटाला करने का, चोरी करने का, और अभी तो मामला और भी खराब होने वाला है क्योंकि ऑलरेडी 7 लोग जिस चीफ मिनिस्टर घर के बारे में ये छाती पीट रही हैं, उसमें 7 इंजीनियर्स अधिकारी सस्पेंड हो चुके हैं कि किस तरीके से चोरी चुपके आप लोगों ने गड़बड़ झाला किया है। जिस चीफ मिनिस्टर के घर में जनता के पैसे से 9-9 लाख रुपए का पर्दा हो, वहां तो वैसे भी तिरंगा अशोभनीय है। वैसे घर जिसको भ्रष्टाचार के जरिए बनाया गया हो, उसके ऊपर तिरंगा अशोभनीय है। ऐसा घर जिसमें आप जनता के पैसे से स्विमिंग पूल बनाएं, आप वहां पे 5-5 लाख रुपए का आप कमोड रखें, उसके जनता के पैसे से आप वियतनाम से संगमरमर मंगवाएं, और उसके बाद आप ये घरियाली आंसू के चीफ मिनिस्टर के घर में, इस घर में वैसे भी झंडा तिरंगा शोभा नहीं देता क्योंकि ये जो घर है वो पाप का घर है। जी, अब बात करते हैं कोलकाता रेप और हत्या मामले की। सीबीआई ने छानबीन तेज कर दी है। इस केस में मारी गई डॉक्टर के माता पिता से पूछताछ के बाद सीबीआई की टीम आज मेडिकल कॉलेज पहुंची। वहां टीम ने 4 डॉक्टरों से पूछताछ की। इसके अलावा मेडिसिन विभाग के एचओडी से भी पूछताछ की गई। जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और बीजेपी अब काफी ज्यादा हमलावर भी हो गई है। बीजेपी नेता सुकांतु मजुमदार ने ऐलान किया कि कल पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में भारी विरोध प्रदर्शन होगा, सड़क जाम कर विरोध दर्ज कराया जाएगा। साथ ही आज राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आपातकालीन विभाग का दौरा किया। कुछ डॉक्टरों से उन्होंने बातचीत की। साथ ही कल आधी रात को आरजी मेडिकल कॉलेज में भारी हंगामा भी हुआ। कुछ अराजक तत्व अस्पताल में घुस आए और लगभग 1 घंटे तक तोड़फोड़ करते रहे। उन्होंने मेडिकल उपकरण, दरवाजे, खिड़कियां जो भी मिला उसे तोड़ दिया। तोड़फोड़ के मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 9 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और आगे भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। पिछले 24 घंटे में काफी कुछ हुआ है। सीबीआई तो जांच कर ही रही है, लेकिन ममता बनर्जी कैसे फंसती जा रही हैं? देखिए, कल रात 12 बजे हॉस्पिटल के बाहर जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, इन लोगों ने यह तय कर रखा था कि महिलाओं के साथ जो लेडी डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वो एक मार्च निकालेंगी। लेकिन अचानक से 50-60 की संख्या में अनआइडेंटिफाइड लोग आ गए और धरना प्रदर्शन पे मारपीट शुरू कर दी। कई लोग घायल हुए। ये लोग क्यों आए, किसके लोग हैं? बीजेपी कह रही है टीएमसी के गुंडे थे जिसे ममता बनर्जी ने भेजा है। अब ये तो जांच का विषय है, लेकिन एक धरना शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। ये 50 लोग कहां से आ गए और डॉक्टर्स की पिटाई करना शुरू कर दिया इन लोगों ने, और उसके बाद ये लोग हॉस्पिटल के अंदर तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो ये तो पुलिस की बहुत बड़ी फेलियर है। जो जानकारी आ रही है उससे तो ऐसा लग रहा है कि प्री प्लान तरीके से वहां पे डॉक्टरों को, प्रदर्शनकारियों को डराने और धमकाने का काम किया गया है। ट्रक से लोग सवार होकर के आ रहे हैं और वहां की पुलिस, जब आप ये देख रहे हो कि लोग इकट्ठा हो रहे हैं, पुलिस ने क्यों नहीं एक्शन लिया? उन लोगों को क्यों गिरफ्तार नहीं किया?
कि कोई भी, ऑलरेडी वहां धरना प्रदर्शन चल रहा है, पूरी देश की मीडिया है, लोग हैं, रात के अंधेरे में अचानक से लोग आ जा रहे हैं और पुलिस को भनक तक नहीं लगती, कोई गिरफ्तार नहीं होता, किसी को पकड़ा नहीं जाता। तो एक बहुत बड़ी चूक हुई है और जिसको ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी के ऊपर अब शक की सुई जा रही है कि ऐसी क्या बात है कि आप कल्प्रिट्स को बचाने में जुटी हुई हैं। धरना प्रदर्शन कर रहे जो बच्चे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको आप डराने की कोशिश कर रही है। तो कल का दिन बड़ा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जो कल रात की जो घटना घटी है उससे पूरे बंगाल के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा और बहुत ज़्यादा नाराज़गी, और ये सब के सब ममता बनर्जी से नाराज है। जी, आज की आखिरी खबर में बात बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट की। भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यानी 15 अगस्त को हर साल पड़ोसी देश बांग्लादेश में शोक दिवस मनाया जाता है। इसके पीछे उनका इतिहास जुड़ा है। दरअसल इस दिन ही बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजफ्फर रहमान की हत्या की गई थी। तब से बांग्लादेश में इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता था, पर इस बार नहीं मनाया गया। अंतरिम सरकार ने इस फैसले पर रोक लगाते हुए इसे मनाने से इनकार कर दिया। लेकिन आज बांग्लादेश से फिर से हिंसा की खबरें सामने आई। दरअसल अवामी पार्टी के कार्यकर्ता शोक दिवस मनाने के लिए शेख हसीना के घर की ओर कूच कर रहे थे, लेकिन इसी बीच बीएनपी और जमात इस्लामी कार्यकर्ताओं से उनकी झड़प हो गई। झड़प धीरे धीरे हिंसा में बदल गई। कई गाड़ियों को फूंक दिया गया और लोगों के साथ मारपीट भी की गई। काफी बवाल की खबरें आज बांग्लादेश से सामने आई हैं। क्या इसी तरह से बाकी भी जो फैसले हैं उसे ये अंतरिम सरकार रद्द कर? देखिए, मैंने कहा था कि शेख हसीना हिंदुस्तान आ गई है, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे उनकी पार्टी के लोग जो है इवोपरेट कर गए, खत्म हो गए। आज ये लोग बाहर आए हैं, कल फिर बाहर आएंगे। आज ढाका में आए हैं, कल और शहरों में आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह की झड़पें वो कंटिन्यूअस चलती रहेंगी। अब ये कोई बता दे कि ये फैसला कब किस सरकार ने कैसे ले लिया कि जो एक नेशनल डे है जिसमें शोक दिवस मनाया जाता है, ये अचानक से आपने बंद क्यों कर दिया? इसका मतलब है कि वहाँ कुछ और चल रहा है, वहाँ कुछ और साजिशें चल रही है। साथ ही साथ आपने शेख हसीना के खिलाफ जो है वो बहुत ज़्यादा तानाशाही और लोगों को हत्या करवाने का, ये करवाने का, वो आपने एक केस स्टार्ट कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो प्रोफेसर साहब ये बार बार कह रहे हैं कि हम डेमोक्रेसी को स्थापित करेंगे, ये तो तरीका नहीं डेमोक्रेसी स्थापित करने का। बात बहुत साफ है, हम अपनी आंख बंद कर लें तो कुछ और है, लेकिन हकीकत यही है कि सड़कों पे वहाँ जमात इस्लामी, कट्टरपंथियों और आईएसआई के दलालों का कब्जा हो गया है, उनकी गुंडागर्दी चल रही है और इसलिए ये हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।